हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, विच इज हाउ इट इज प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि दो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स एंड एक्सपेरिमेंट बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स ने कई हद तक हिंट दे दी थी, प्रूफ कर दिया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, बट दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में थी लिमिटेशंस। तो इन लिमिटेशंस से प्रूफ नहीं हो पा रहा था, लोग अभी भी, साइंटिस्ट अभी भी नहीं मान रहे थे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो एक लास्ट फाइनल प्रूफ आया जिसने ये ऐलान कर दिया, बता दिया ठीक से कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। आज हम लोग वही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट था ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। अब ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट क्या था, किसने किया था, देखते हैं। तो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय हर्शे एंड चेज। दो साइंटिस्ट थे, हर्शे एंड चेज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में। 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले देखते हैं यूज क्या हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इजी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो इन्होंने यूज किया था, दो चीजें यूज करी थी। पहली जो थी वो थी T2 बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज। आई होप आप लोगों को पता होगा T2 बैक्टीरियोफेज क्या है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले इसका, उसके बाद देखेंगे कि सेकंड चीज क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए, T2 बैक्टीरियोफेज बेटा वो बैक्टीरियोफेज है। अच्छा, सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाजेस आपके होते हैं वो वायरसेस जो कि किसको हार्म करेंगे, किसको इन्फेक्ट करेंगे? बैक्टीरिया को। ओके, तो ये वो बैक्टीरियोफाजेस हैं या ये वो वायरसेस हैं जो आपके बैक्टीरिया को करते हैं इन्फेक्ट। ओके, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसका कैप्सूल है, इसका वो रीजन है, हेड रीजन है जहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। ओके, इसके बाद इसके पास होता है एक नेक रीजन, और नेक रीजन में होती है बहुत सारी कॉइलिंग, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है यहां पर इस तरह से। और उसके बाद होते हैं इसके पास पैर, टेल रीजन, इसका मकड़ी के जैसा लगता है थोड़ा सा, लाइक स्पाइडर, राइट। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और बीच में होता है यहां पर डीएनए, यहां पर होता है डीएनए। अच्छा, बैक्टीरियोफाजेस पे डीएनए और आरएनए दोनों मिलता है, बट क्योंकि हम यहां पर T2 बैक्टीरियोफेज स्पेसिफिकली यूज करेंगे तो यहां पर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। ओके, तो यहां पर ये हुआ। उसके बाद दूसरे चीज की बात करते हैं जो यहां पर यूज हुई थी, वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। सुना होगा आप लोगों ने, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ये दो चीजों को एक्सपेरिमेंट में किया गया था यूज। अब किस तरह से यूज किया गया था, क्या प्रोसेस था एक्सपेरिमेंट का, वो देखते हैं जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहला स्टेप इन्होंने किया था कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। मतलब बैक्टीरियोफेजेस को दो अलग अलग टाइप के मीडियम्स में ग्रो कराया गया था। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट था कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज। कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसमें क्या किया गया था, यहां पर मैं एक चार्ट टाइप का बनाती हूं। ठीक है, तो दो मीडियम्स लिए गए थे, मीडियम ए एंड मीडियम बी। अब ये मीडियम क्या है? मीडियम बेटा उन चीजों को कहते हैं, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जो हम बैक्टीरिया या फिर वायरस को दे रहे होते हैं उनको ग्रो कराने के लिए, उनका नंबर इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो उसको हम मीडियम बोलते हैं। तो इन दो मीडियम में डिफरेंस क्या था? कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज ऑन टू डिफरेंट मीडियम्स या मीडिया बोल सकते हैं, टू डिफरेंट मीडियम। दोनों में क्या फर्क था? इस वाले मीडियम में था, या इसको अलग कलर से करते हैं हम लोग ताकि दिखे अलग से। इस वाले मीडियम में था रेडियो एक्टिव सल्फर।
रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर होता है S35। ओके, और मीडियम बी में इन्होंने लिया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है P32। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि S35 और P32 रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस है। ओके, तो ये यहां पे यूज किए गए थे। अच्छा, तो इससे हुआ क्या, वापस से स्ट्रक्चर पे आते हैं इसके। देखिए, अगर हम लोगों ने सल्फर यूज किया है रेडियो एक्टिव, सल्फर कहां प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, सल्फर कहां होता है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है हम लोगों ने, कहां पर होता है सल्फर? सल्फर बेटा होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। कैसे? अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड में कौन से में? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जहां पर ज्यादा सल्फर हमें मिलता है वो है सिस्टीन। सिस्टीन ही हमारा प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, राइट? डाइसल्फाइड्स बॉन्ड बनते हैं, याद आया कुछ? सिस्टाइन्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर प्रोटीन्स में प्रेजेंट होगा क्या? रेडियो एक्टिव सल्फर। और प्रोटीन्स कहां पर है इस बैक्टीरियोफाज में? बेटा किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर में प्रोटीन कहां होते हैं? उसके कैप्सूल में। तो अगर हम लोग बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाएंगे कहां पर? मीडियम ए में, तो इसके इस कैप्सूल में, ये जो कैप्सूल है इसमें क्या आएगा? रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, अगर प्रोटीन में होगा तो यहां पर होगा, कैप्सूल में होगा। अगर डीएनए में होगा तो क्या होगा? अच्छा, डीएनए से क्या मतलब है मेरा? हमने अभी देखा, आप लोगों को पहले तो लॉजिक लगाना चाहिए। देखो, मैंने भी बोला सल्फर है रेडियो एक्टिव और फॉस्फोरस है। मीडियम बी में क्या डाला था हमने? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कहां यूज होता है? कौन से स्ट्रक्चर में यूज होता है बेटा? डीएनए या आरएनए में। तो यहां पर हमारे पास डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? बहुत सारे फॉस्फोरस। यहां पर भी क्या होगा? फॉस्फोरस, अगर हम लोगों ने इस वाले को ग्रो कराया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दो मीडियम लिए हैं, वापस से देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने दो मीडियम लिए हैं, दोनों मीडियम्स में अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो कराया हमने। जिस बैक्टीरियोफेज को हमने मीडियम ए में ग्रो कराया उसके कैप्सूल में रेडियो एक्टिविटी आएगी। कैप्सूल अफेक्टेड, या फिर रेडियो शोड रेडियो एक्टिविटी, ऐसे लिख देते हैं। कैप्सूल शुड शो रेडियो एक्टिविटी। और उसी तरह से यहां पर क्योंकि मीडियम में हम लोगों ने फॉस्फोरस डाला है रेडियो एक्टिव, तो क्या शो होना चाहिए? डीएनए शुड शो होना चाहिए था। वैसे सही कर लेते हैं, शुड शो रेडियो एक्टिविटी। ओके, आई होप दोबारा आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार दोबारा से बता रही हूं, अगर हम लोगों ने मीडियम ए में इसको ग्रो कराया, इसी को अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया मीडियम ए में, अगर इस तरह से बनाऊं मैं, तो ए में अगर हमने ग्रो कराया तो इसके कैप्सूल में आना चाहिए, क्योंकि कैप्सूल में क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो कैप्सूल में आएगा। और अगर हमने इसके इसी को अगर हमने बी में ग्रो करवाया, मीडियम बी में, तो इसके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस का होता है डीएनए में। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने कल्चरिंग कराई बैक्टीरियोफाज की। बैक्टीरियोफाज के बाद हम लोग कल्चरिंग कराएंगे अब ई कोलाई की। कल्चरिंग ऑफ ई कोलाई। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोगों ने कल्चरिंग कराई है ई कोलाई की। यहां पर क्या होगा? अब हमने जैसे ही ई कोलाई को ग्रो कराया, हमने ई कोलाई को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने उसके भी दो अलग अलग सैंपल्स निकाल लिए। तो ई कोलाई के भी हम लोगों ने दो सैंपल्स निकाल लिए। इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, 2 सैंपल्स, और सैंपल्स के नाम हम लोग रख देते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ओके, अच्छा, कैपिटल ए कैपिटल बी वहां यूज हो चुका है, तो इसको स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। दो हम लोगों ने मीडियम बनवाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस ई कोलाई पे इंफेक्शन करवाएंगे, किसका? वायरस का।
जो अभी हमने वायरस को क्या कहते हैं कल्चर कराया है, उन्हीं वायरस से इन्फेक्ट कराएंगे इकोलाई को। तो थर्ड स्टेप हमारा होगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बाय इन्फेक्शन ऑफ करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ ई कोलाई बाय बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इन्फेक्शन कराया, इसको देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए, ये आपका बैक्टीरिया है और ये आपका बैक्टीरिया है। ये वाला सैंपल ए का है और ये वाला सैंपल बी का है। हम लोगों ने यही ऊपर जो है वही इसके अंदर इंजेक्ट करा देने। मीडियम ए में जो हमने बैक्टीरियोफाज ग्रो कराए थे, जिसके पास था रेडियो एक्टिव सल्फर, वो हमने इन्फेक्ट करा दिया ए सैंपल में, और हम लोगों ने जिसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था उसको इन्फेक्ट करा दिया सैंपल बी में। ठीक है, तो यहां पर सेम चीज को इन्फेक्ट करा दिया है एक तरह से, ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे हमें। ठीक है, ये हमारा इकोलाई का अपना जेनेटिक मटेरियल है, अभी बैक्टीरियोफाज का कोई लेना देना यहां पर नहीं। ओके, तो यहां पर हमने इन्फेक्शन कराया, तो दिखा देते हैं बैक्टीरियोफेज को भी। तो ये इस तरह का कुछ बैक्टीरियोफेज आया, ये वाला भी आया, और इन्होंने इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे करेंगे, दोनों अपने डीएनए डालेंगे यहां पर, तो इनके डीएनए भी दिखा देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर यूज हुआ है, तो प्रोटीन मतलब कि कैप्सूल को अलग से दिखा देते हैं। कैप्सूल को हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं और थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं ताकि याद रहे हमें। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, रेडियो एक्टिव सल्फर, और यहां पर क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए है तो इसको हम लोग यहां पर डीएनए को इस कलर से बना देते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव डीएनए, और यही डीएनए इसका जाएगा यहां पर। ठीक है, अंदर जाएगा। इसके पास नॉर्मल डीएनए है तो इसका नॉर्मल डीएनए हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। इन्फेक्शन कर दिया है, तो इन्फेक्शन के बाद क्या होना चाहिए, अब इन्फेक्शन के बाद यहां पर बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इन इकोलाई में आ जाना चाहिए। ये ए है और ये सैंपल बी है। यहां पर तो आएगा कुछ भी नहीं, यहां पर ये बैक्टीरियोफाज है, नीचे ले आते हैं इसे ताकि आसानी से हो जाए। चलिए, तो ये हमारा बैक्टीरियोफाज है जिसका रेडियो लेबल्ड प्रोटीन है, और ये हमारा यहां पर इस फाज का डीएनए आ चुका है। इसका प्रोटीन नॉर्मल था बट इसका डीएनए रेडियो लेबल्ड था, तो इसका डीएनए अंदर आ चुका है, और इसका प्रोटीन था और डीएनए नॉर्मल था, तो इसका भी डीएनए आ चुका है, पर उसमें हमारे पास रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी। ओके, अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, यहां पर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप वो करना है जिसके नाम से एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। हमने पहले किया क्या, कल्चरिंग, दोनों स्टेप्स में, थर्ड में इन्फेक्शन, फोर्थ अब हम लोग करेंगे क्या कहते हैं, मतलब हम लोगों ने इन्फेक्शन में क्या किया है कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इकोलाई में आ जाए। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग लेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का क्या मतलब है, अब यहां पर ब्लेंडिंग का मतलब है कि जो सैंपल्स हैं उनको इतना शेक कर देना कि बैक्टीरियोफेज अलग हो जाए और इकोलाई अलग हो जाए। ठीक है, ब्लेंडिंग में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज को अलग कर रहे हैं और जो हमारा इकोलाई है उनको अलग कर रहे हैं। अभी वो उस पर अढेर हो रखा है ना, चिपक रखा है एक तरह से, तो उसको हम लोग अलग कर रहे हैं। तो यहां पर दिखा देते हैं सेकंड लास्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप। तो ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है, इसके अंदर नॉर्मल डीएनए है बैक्टीरियोफाज का, और यहां पर हमारा बैक्टीरियोफाज अलग हो चुका है। और यहां पर ये वाला भी अलग हो चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगा, एक ही नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेज हैं और ये सारे के सारे अलग हो चुके होंगे। ओके, इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं।
ये हो गया है दूर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप है, ये हमारा था थर्ड स्टेप। चलिए, तो अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे अपना सेंट्रीफ्यूगेशन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है बेसिकली। तो अब हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है कि हम इसको इतनी तेजी से घुमा रहे हैं कि इसको डेंसिटी के बेस पे हम लोग अलग कर दे रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोगों ने अपने स्कूल्स में भी करा होगा ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये नहीं बट सेंट्रीफ्यूगेशन का एक्सपेरिमेंट कोई। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से हम लोग इतनी तेज रोटेशन करवाते हैं, इसकी 1000 5000 इतनी आरपीएम में हम लोग रोटेशन कराएंगे, और उस रोटेशन की वजह से जितनी भी चीजें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर वो अलग हो जाती हैं। मतलब जो हायर डेंसिटी का होगा वो नीचे आ जाएगा, जो लोअर डेंसिटी का होगा वो ऊपर हो जाएगा। बेसिकली अगर हम कहें तो सेडिमेंटेशन वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो, याद रखने के लिए आपको ऐसे रखना है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो हल्का है। वो क्या है, वो हल्का है। क्यों है हल्का? क्योंकि उसके पास अब डीएनए नहीं है, उसके पास अब उसका सामान कम हो चुका है, तो वो अब हल्का है। और बैक्टीरियोफेज के अलावा जो तुम्हारे पास ई कोलाई है सॉल्यूशन में, ई कोलाई यहां पर भारी होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा डीएनए आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें याद रहेंगी। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन हम करेंगे उस सॉल्यूशन का, तो दो चीजें आती है निकल के, एक सुपरनेटेंट और एक पैलेट। जो नीचे डेंसर चीज आती है, जो नीचे बैठती है, सेडिमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पैलेट। और जो ऊपर जो चीज आएगी जो हल्की होगी वो सुपरनेटेंट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आता है हमारे पास रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को हम चेक करते हैं बेसिकली यूवी रेज में, अलग अलग तरीकों से हम चेक कर सकते हैं, बट यहां पर हम डायरेक्टली आपको बताएंगे कि किस तरह से रिजल्ट हमें देखना है। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, हमने फिफ्थ स्टेप में इनको सेंट्रीफ्यूज किया है। तो एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है। इस ट्यूब में ये सेंट्रीफ्यूजन के बाद, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद दोनों चीजें, सब चीजें अलग अलग होकर आएंगी। जैसे कि मैंने बताया, एक चीज हल्की है, एक चीज भारी है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अलग से ट्यूब बना के देखते हैं एक बारी। यहां पर आएगा आपका बैक्टीरियोफाज और यहां पर आएगा आपका जो खाली पोर्शन है इकोलाई, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है, इकोलाई आएगा और यहां पर आएगा आपका बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज किस में आ रहा है, यहीं पर लिख रही हूं, सुपरनेटेंट में, और इकोलाई किस में आ रहा है, पैलेट में, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं रिजल्ट कैसे आया, हमें कहां पर दिखेगा, हमें जो रेडियो एक्टिविटी है कहां पर शो होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो हो किस चीज से रही है, मतलब जो चीज आगे जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, वो कौन सी चीज है। देखिए, अगर सुपरनेटेंट में आता है तो इसका मतलब अभी भी वो चीज कहां पर है, बैक्टीरियोफेज के अंदर है। रेडियो एक्टिविटी अगर सुपरनेटेंट में ही आएगी तो इसका मतलब वो किसके ऊपर है, जो भी रेडियो एक्टिव चीज है, बैक्टीरियोफेज के ऊपर या बैक्टीरियोफाज के ऊपर। और अगर वो पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो इसका मतलब ई कोलाई के अंदर कोई रेडियो एक्टिव चीज है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर ए सैंपल में, जो सैंपल ए था, इसमें क्या आया नजर, इसमें आया पैलेट रेडियो एक्टिव नजर। इसमें ये जो पैलेट है ये हमें रेडियो एक्टिव नजर आया, और बाकी जो, सॉरी पैलेट नहीं, सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव नजर आया, और पैलेट हमारा नॉर्मल था, उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी हमें नजर नहीं आई। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा सुपरनेटेंट नॉर्मल था विदाउट एनी रेडियो एक्टिविटी, और पैलेट में हमें शो हुई रेडियो एक्टिविटी। यहां पर पैलेट में हमें शो हुई रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट, और ये है रेडियो एक्टिव पैलेट। तो अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी शो हुई है, इसका मतलब सुपरनेटेंट में क्या रहना था हमारे पास, बैक्टीरियोफाज, जो हल्का था। इसका मतलब बैक्टीरियोफाज के ऊपर अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल है, उसके पास अपना डीएनए तो बचा ही नहीं है ना, डीएनए तो उसने इन्फेक्शन के दौरान दे दिया था इकोलाई को। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल्स बचे थे, और कैप्सूल से सुपरनेटेंट में है रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब प्रोटीन वो चीज नहीं है, सल्फर वो चीज नहीं है जो ट्रांसफर हो रही है,
बट दूसरे में क्या नजर आया, सैंपल बी में हमें नजर आया कि जो डीएनए था रेडियो एक्टिव, यहां पर जो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिवली डीएनए था, वो डीएनए हमें पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहां से हमें प्रूफ हो गया कि डीएनए ही वो चीज है जो जेनेटिक मटेरियल है जो इधर से उधर पास ऑन हो रही है, जो जनरेशन टू जनरेशन या ड्यूरिंग इन्फेक्शन पास ऑन होती है। चलिए, तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट और आई होप आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और ज्यादा अच्छे से देखेंगे, इसको नहीं बट बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, किस तरह से आगे क्या चीजें हुई। अब हमें पता चल चुका है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अब हम सारा फोकस इस पे रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें यह पता चला कि डीएनए अपना रेप्लिकेशन किस तरह से करता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। हर ऑर्गेनिज्म में सेंट्रल डोग्मा चलता है और वो क्या चीज है। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।